विंटर्स में अगर आपके घर में भी कोई बच्चा पैदा होने वाला है या कोई अभी आपकी डिलीवरी हुई है तो आपके बच्चे को कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, ब्रीथिंग इश्यूज़ ना हो, अगर हो तो हम उसको कैसे कम करें, क्या टिप्स फॉलो करें कि वो ईजिली ब्रीथ कर पाए विंटर्स में, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। तो आपको एक सिंपल हैक बताती हूँ जो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, जो हमें हमारे डॉक्टर ने बताया है। अराउंड 35% न्यू बॉर्न बेबी नीकू में एडमिट किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग इश्यूज़। नीकू छोटे बच्चों का ICU होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35% बच्चे जो होते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की वजह से एडमिट होते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनकी जो नाक होती है उसमें कंजेशन होता है, तो आपको उनका जो नज़ल कंजेशन है उसको क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं आपको बताऊँ, सेफ़ ऑप्शन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके की ड्रॉप्स आती हैं, ठीक है। मैं इसकी एक पिक भी लगा दूंगी। इनको सेलेन नज़ल ड्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। बहुत सेफ़ होती हैं बच्चों के लिए, एज वाइज होती हैं, न्यू बॉर्न्स के लिए भी होती हैं, और अगर 2 साल 3 साल 4 साल कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर बच्चे की नाक में ब्लॉकेज हो रही है, थोड़ा सा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नाक उसकी अंदर से सूख जाती है, तो उस टाइम पे आप इस तरीके की ड्रॉप्स यूज़ करिए। इसको आपको ओपन करके, ठीक है, इसमें पानी की ड्रॉप्स होती है, लेकिन आपको ना नाक में ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा 3 4 5 ड्रॉप्स नहीं डालनी। आपको सिंपल इसको ऐसे ना नीचे करोगे तो ऐसे स्प्रे करना है, देखो स्प्रे करके ही निकलता है। एक सिंगल आपको स्प्रे कर दीजिए हल्का सा, ठीक है। उसके बाद एक इधर और एक इधर, और उसके बाद बच्चा आराम से पूरी रात सो सकता है, क्योंकि अंदर जो नाक में जो ड्राई होता है, जो सूखापन होता है, वो इससे मॉइस्चर हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, और उसको जो सांस जो है अच्छे से आती है। ये थोड़ा नमक का सैलिन वाटर होता है, काफ़ी सेफ होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है फिर भी, लेकिन आप अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये इस तरीके के एस्पिरेटर्स होते हैं, नज़ल एस्पिरेटर। इसमें भी बच्चे की नाक के अंदर इसको डाल के, बच्चे की नाक में कई बार जो ना गाढ़ापन होता है, म्यूकस जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस नहीं आ रहा होता बच्चे को। तो उस टाइम पे आप इसकी हेल्प करके इस तरह से दबा के जब आप इसको ओपन करोगे तो वो जो नाक है वो इसके अंदर जो है स्क्वीज़ हो जाती है, अंदर खिंच जाती है, और जो यहाँ पे म्यूकस या जो गाढ़ापन बच्चे का होता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है सांस लेने में, वो ओपन हो जाता है। तो ये न्यू बॉर्न के लिए, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी में आप यूज़ करने से पहले एक बार पूछ लेना डॉक्टर से, ठीक है, क्योंकि हमने न्यू बॉर्न पे ये चीज़ यूज़ नहीं करी है, लेकिन 1 साल के बाद से लेकर हमने इसको यूज़ करा है। तो अगर 1 साल से ऊपर का बेबी है तो आप कर सकते हो, बट अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लेना। बाकी इन चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट ऐसा होते है ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। हल्का सा डाल के आप जैसे इसको छोड़ोगे तो हवा से सक्शन होके वो जो म्यूकस होता है वो बाहर आ जाता है। उसके अलावा अब जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये तो आप समझ लो न्यू बॉर्न से लेके बच्चा 5 साल तक का भी हो जाएगा तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, कभी भी हो, जब भी आपके बच्चे को किसी भी तरीके की कोल्ड होगा, नाक में प्रॉब्लम होगी, सांस नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत काम आने वाला है। ये क्या है? ये है ये इस तरीके से छोटा सा नेबुलाइज़र, ठीक है। ये मशीन नीकू में जब बच्चे को एडमिट किया जाता है, या जनरली जो क्लिनिक्स वगैरह में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सिर्फ इसको एक बार देने के ही वो बहुत ज़्यादा चार्ज लगा लेते हैं। लेकिन आपके बच्चे, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक दवाई डाली जाती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ये देखिए इस तरीके के ना कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। इसको ओपन करके आपको यहाँ पे डालना होता है, ये जो जगह है। उसके बाद आप इसको जब यहाँ से प्लग लगा दोगे तो उसके बाद यहाँ से एयर निकलती है स्टीम की तरह, उसको बच्चे को आपको ऐसे देना होता है। इसके आगे मास्क भी होता है, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको वो मास्क भी लगा सकते हो, लेकिन हमने मास्क ज़्यादा यूज़ नहीं करा। बच्चे को थोड़ा सा लिफ्ट करके ऐसे लिटा दीजिए, उसके पास ये लगाइए, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और मस्ट हैव आइटम है। अगर आपके बच्चे को नोज़ का इशू होता है, नहीं भी होता तो देखो छोटे बच्चे हैं, उनको कभी ना कभी कोल्ड और ये सब प्रॉब्लम तो होती हैं, और उस टाइम पे डॉक्टर हमेशा आपको नेबुलाइज़र लगाने के लिए एडवाइस करेंगे। तो आपको ये मशीन खरीद लेनी, और इतना ईजी टू कैरी होता है कि हम ट्रैवलिंग में जाएँ या कहीं भी जाएँ, हम तो ये हमेशा अपने पास रखते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अच्छा है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चे की नाक को खोलने में, उसका जो नज़ल का कंजेशन है उसको क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है।
विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत सारे लोग हीटर्स चलाते हैं, बहुत सारे लोग घर में कोयला वगैरह, अंगीठी वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर की जो एयर होती है वो ड्राई हो जाती है और सूखी हवा न्यू बॉर्न्स के लिए, जो बच्चे जस्ट अभी पैदा हुए हैं, नवजात शिशु के लिए वो जो ड्राई एयर है उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसको नमी चाहिए अपने वातावरण में। तो उसके लिए आप अपने घर में ह्यूमिडिफायर यूज़ करिए, ठीक है। अगर आप ह्यूमिडिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीदना चाहते, तो आपको एक सिंपल हैक बताती हूँ जो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, जो हमें हमारे डॉक्टर्स ने बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप ह्यूमिडिफायर नहीं खरीदना चाहते, नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल अपने घर में जो टॉवल होता है वो टॉवल लेना है सर्दियों में, उसको गीला करना है और अपने घर के किसी भी एक कॉर्नर पे उसको टांग देना है, ठीक है। और एक घर में वेंटिलेशन के लिए कहीं भी एक छोटा सा कोना या छोटी सी खिड़की, विंडो ज़रूर छोड़नी है, जहाँ से सर्दियों में भी वेंटिलेशन ज़रूरी होता है, वो हवा पास होती रहे। तो दो चीज़ें आपको करनी है, टॉवल लेना है, उसको गीला करके एक जगह पे रख देना है और अपने घर के वेंटिलेशन को प्रॉपर बना रहे एक छोटा सा कहीं से ओपन विंडो या कुछ ऐसा छोड़ना है। उसके बाद आप हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी और आपका जो बच्चा है वो ईजिली ब्रीथ कर पाएगा। तो आई होप ये हैक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एक और तरीका कि अगर आपके बच्चे को ब्रीथिंग इशू हो रहा है, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई बार हम उसको घर में कितना भी चुप करा लेना, वो चुप ही नहीं होते, लेकिन जब हम उनको बाहर लेके जाते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं। इसका दो ही रीज़न होता है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि घर की जो एनवायरनमेंट है, जो हवा है, वो इतनी ड्राई हो गई होती है कि उसमें बच्चे को सांस नहीं आती। दूसरी, जब हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं ना, तो हम उसको ऐसे जनरली ऊपर करके रखते हैं, तो उसको सांस आसानी से आती है। तो ये तरीका आप घर पर भी कर सकते हो। जब भी आपके बच्चे को ब्रीथिंग इशू हो रहा हो, सांस ठीक से ना आ रही हो, तो आप उसको जब भी गोद में लें, ऐसे ऊपर करके लें, उसका जो हेड होना चाहिए ना वो एलिवेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। जब उसका सर ऊपर रहेगा या इस तरीके की पोजीशन में रहेगा तो इजीली सांस ले पाएगा, रादर देन लेटे रहने की बजाय, या आप उसको ऐसे गोद में रखो, वो नहीं आती उसको सांस। ऐसे गोद में रखने की बजाय आप उसको लिफ्ट करना है, ऐसे अपने हाथों में उसके सर को ऊपर एलिवेट करके रखिएगा, तो उसको ब्रीदिंग आसानी से हो पाएगी। आई होप वीडियोज़ में बताई गई सारी बातें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि आपको बच्चे को पूरा हाइड्रेटेड रखना है। अब आप बोलोगे न्यू बॉर्न तो कुछ खाता पीता है नहीं, वो हाइड्रेटेड कैसे रहेगा? तो न्यू बॉर्न टोटली हाइड्रेटेड रहता है या तो माँ के दूध से, ठीक है, आप उसको ब्रेस्ट फीड जो कराते हो, या फिर जो उसका फॉर्मूला मिल्क होता है। तो आपको उसको भूखा नहीं रखना है, उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ब्रेस्ट फीड कराने की वजह से बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा अच्छे से बनी रहती है और जो उसके नाक में जो भी म्यूकस जमा होना है या कुछ है वो पतला होता है, और पतले होने की वजह से ब्लॉकेज उतनी नहीं होती है और जो बच्चा ब्रीथ आसानी से कर पाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे का पेट हमेशा भरे रखना है, अच्छे से उसको ब्रेस्ट फीड करा के रखनी है, और या फिर अगर फॉर्मूला मिल्क पीता है तो वो भी उसको टाइमली देते रहना है, ठीक है। ज़्यादा बच्चे को भूखा नहीं छोड़ना है, ज़्यादा रुलाना नहीं है, ज़्यादा रोने से भी बच्चे में डिहाइड्रेशन आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो पेट है वो ठीक से भरा रहे। ओवर फीडिंग मत कर देना, बट इतना कि वो रोए नहीं भूख से, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ बता देती हूँ कि बच्चों को ब्रीदिंग में जो विंटर्स में स्पेशली प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है आसपास का अगर क्लीन नहीं होगा तो बच्चे को इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है कि देखो, कई बार क्या होता है विंटर्स में ना, हम बच्चों को रजाइयाँ होती हैं, क्विल्ट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं, उसमें रखते हैं, जो बच्चे को खिलाने के लिए हम किसी को देते हैं, या हम खुद भी अगर लेते हैं, शॉल वगैरह हमारा होता है, अगर उसमें अगर वो सब चीज़ें क्लीन नहीं है, अच्छे से वॉश नहीं है, और कई लोग होते हैं जो शॉल्स वगैरह को उतना ज़्यादा नहीं वॉश करते हैं, उसमें एक अजीब सी स्मेल्स होती है, हल्के हल्के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो छोटे बच्चे के जो नाक में बहुत जल्दी चले जाते हैं और बच्चों को इन्फेक्शन वैसे भी बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत जल्दी एलर्जी होती है डस्ट वगैरह से। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सर्दियों में हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, चीज़ों को उतना ज़्यादा वॉश नहीं करते, ठीक है, लेकिन हमारे ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स वगैरह में डस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान देना है कि आप भी जब बच्चे को ले रहे हो तो जो भी शॉल वगैरह आप यूज़ कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे की नाक में ना जाएं, जिससे कि उसको इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो। तो ध्यान रखिए, हमेशा धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े यूज़ करने हैं, अपने भी, बच्चे के भी, और जहाँ वो सो रहा है वहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है विंटर्स में स्पेसिफिकली कि जो बाहर होता है ना, बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगता है कोहरा है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता। कोहरा, स्मोक और ये सब मिल के जो है
पॉल्यूशन बना देते हैं। इवन सर्दियों में इतना पॉल्यूशन होता है कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट भी पॉल्यूशन की वजह से बच्चों के स्कूल बंद कर देती हैं, छुट्टियां कर देती हैं। तो जब इतने बड़े बड़े बच्चों को पॉल्यूशन से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके पास तो भी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है बाहर के एनवायरनमेंट से, पॉल्यूशन से। तो प्लीज़ अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट एक्सपोजर है उसको आपको थोड़ा कम करना है। अगर आपको धूप में या बिल्कुल क्लियर वेदर है तो लेके जाइए, लेकिन अगर फॉग है या थोड़ा सा भी सनी नहीं है, मतलब सूरज नहीं निकल रहा है, धूप वगैरह नहीं है, क्लियर नहीं है वेदर, तो उसको आप घर में ही रखिएगा। उसका जो एक्सपोजर है वो बाहर के लिए आपको लिमिट करना पड़ेगा विंटर में स्पेसिफिकली, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट पे मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमेशा मॉनिटर करिए जो भी सिम्टम्स होते हैं। कई बार अगर बच्चा सो रहा है और आवाज़ आ रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है उसके चेस्ट में कंजेशन हो गया है, चेस्ट में भर गया है, ठीक है। अगर सांस नहीं ले पाए, रात को ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक बात, ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को जो ब्रीथिंग इशू होते हैं ना, सांस लेने में प्रॉब्लम, की रात में ही होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिन में तो सूरज निकलता है, जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन रात होते हुए बिल्कुल ठंडक हो जाती है और उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका बच्चा रात में ज़्यादा रोता है ना, तो बिल्कुल आप ये करिए, नज़ल ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करिए, नेबुलाइजर का सहारा लीजिए। इन सबसे बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छे से वो सोते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और आपके लिए अगर आपके न्यू बॉर्न के साथ आपकी जर्नी अच्छे से बीत रही है, आपको ये सारी बातें इफेक्टिव लगी हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे लगता है कि किसी को तो मेरी वीडियो पसंद आई है और मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाए कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए मुझे कि जितने भी मैंने मेथड बताए हैं आपको, या जो भी टिप्स और हैक्स बताए हैं, आपने कौन से हैक्स या टिप्स फॉलो करे, आपके लिए कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा यूजफुल रही है आपके बच्चे के केस में। क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में, हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। हर टिप्स, हर टेक्निक, हर हैक्स हर बच्चे के लिए एक जैसा काम करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास कमेंट सेक्शन है, तो उसमें अगर हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा और मेंशन कर देगा कि उसके बच्चे के केस में कौन सी टिप्स ज़्यादा यूजफुल रही है, तो आई थिंक बाकी मदर्स भी रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगी कि जो टिप्स ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या जो ज़्यादा कारगर है वो प्रायोरिटी पे रखें उस चीज़ को भी। तो कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करके जाना। बाय।